व्हाट इज नॉर्सेट? नॉर्सेट क्या है? केवल 3 शब्दों में बताऊं। पहला, 12 लाख का सैलरी पैकेज। दूसरा, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। और तीसरा, प्रेस्टिजियस, रेप्यूटेड एंड रिस्पेक्टेड लाइफ। अब सोचो, जब हर महीने तुम्हारी जेब में 1 लाख रुपए आएंगे तो फिर कौन सा ऐसा सपना होगा जो अधूरा रह जाएगा। तुम चाहो वहां घूमने जा सकते हो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सेट हो जाएंगी, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बस यही है नॉर्सेट। यदि आप 12th के बाद नर्सिंग करने की सोच रहे हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम, या फिर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर नॉर्सेट आपका वो ब्रह्मास्त्र है जो कठिन तपस्या, सही स्ट्रेटेजी, सही डायरेक्शन के साथ और राइट प्लेटफॉर्म से प्राप्त होगा। और तभी तो हम बोलेंगे तथास्तु, तो जो मांगोगे वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्सेट। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये देखने के बाद तुम्हें नॉर्सेट से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं रहने वाला है। क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, साल में कितनी बार एग्जाम होता है, कितने लेवल हैं, किस तरीके से आप उसको क्रैक कर सकते हो, पैटर्न क्या रहता है, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्सेट के लिए एलिजिबल होते हैं, क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, एंड आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे एंड एट लास्ट ये भी बताएंगे कि अगर आप नॉर्सेट क्रैक कर देते हो और अगर आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो तो फिर सैलरी कितनी मिलेगी। सो विदाउट एनी फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं नॉर्सेट की सारी डिटेल्स। सो नॉर्सेट इज बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि कंडक्ट कराता है एम्स दिल्ली। पहले क्या होता था, हर एक एम्स के लिए अलग एग्जाम होता था, वो क्रैक करते थे आप और फिर आप स्पेसिफिक एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक कॉमन एंट्रेंस स्टार्ट हुआ, यानी सिर्फ आपको एक यही एग्जाम क्रैक करना है और फिर आपकी रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से आपको अपनी मन मर्जी का एम्स मिलता है। लेकिन अलग अलग जगह कंडक्शन नहीं होता है। जितने भी एम्स हैं ऑल ओवर इंडिया या फिर जितने नए अभी बन भी रहे हैं, सबके बिहाफ पर एग्जाम जो है नॉर्सेट, वो एम्स दिल्ली ही हर साल कंडक्ट कराता है। पहले साल में एक ही बार एग्जाम होता था, लेकिन अब रिसेंटली स्टार्ट हो गया है नया पैटर्न जिसमें हर साल 2 बार नॉर्सेट कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि आपको हर बार नंबर सुनाई देता होगा, नॉर्सेट 8, नॉर्सेट 9, तो नॉर्सेट 8 रिसेंटली हो चुका है कंप्लीट एंड अभी नेक्स्ट सितंबर में होने वाला है नॉर्सेट 9। अब इसके अलावा सिर्फ एम्स ही नॉर्सेट के अंदर नहीं रहते हैं, और भी बड़े सेंटर लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि नॉर्सेट के अंडर ही अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। जैसे आरएमएल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो भी नॉर्सेट के अंदर ही कंडक्ट कराते हैं। जैसे रिसेंटली कैफ एम्स था, उसने भी इसी के अंडर वैकेंसीज दी थी और बहुत सारे बच्चों ने उसको अपनी प्रायोरिटी पे रखा था। तो इस तरीके से मतलब सिर्फ इसका यही है कि जितनी क्रीम रहती है ना नर्सेस की, जो स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और फिर उसमें से जो क्रीम आके निकलती है वो ही नॉर्सेट में जाकर अपॉइंट होते हैं। हर एक नर्सिंग स्टूडेंट का स्टार्टिंग से ड्रीम होता है कि उसको नॉर्सेट क्रैक करना है और उसको भी ये रेप्यूटेड लाइफ चाहिए जो कि एम्स में एक नर्सिंग ऑफिसर को मिलती है। अब हम देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल क्या रहती है नर्सिंग ऑफिसर की, या फिर आप जब ज्वाइन कर लोगे तो काम क्या क्या करना होता है। अब देखो, आप कभी हॉस्पिटल गए होगे या फिर आपने अगर कभी एम्स विजिट किया है तो आपने देखा होगा कि वहां पर नर्सेज रहती हैं। डॉक्टर से मिलने से पहले सबसे पहला एनकाउंटर आपका नर्सेज के साथ ही होता है, और जब डॉक्टर आपको चेक कर देता है और बता देता है कि ये सारी दवाइयां आपको लेनी है, फिर उसके बाद नर्सेज ही रहती हैं जो आपको अच्छे से समझाती हैं, आपकी केयर करते हैं और आपको सारी की सारी मेडिसिन या दवाइयां देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं, सिर्फ एक मेडिसिन देना ही काम नहीं होता है। फिजिशियन या डॉक्टर को उसके सारे कामों में असिस्ट कराना, कोई भी प्रोसीजर हो सकता है, जैसे कैथेटर इंसर्शन है या फिर ब्लड सैंपल आपके निकाले जाते हैं, बहुत तरीके के प्रोसीजर्स हैं जिसमें वो असेस कराते हैं। कैनुला लगाना, जिससे बहुत डर लगता होगा तुम्हें एक टाइम, वो भी उन्हीं का काम रहता है। लेकिन सबसे प्राइमरी फंक्शन कभी भी आपसे पूछा जाए तो क्या रहेगा बेटा, पेशेंट की केयर करना ही हमारा प्राइमरी फंक्शन रहता है। इसके अलावा मेडिसिन एडमिनिस्टर करना, मेडिसिन देना, उसके अलावा पेशेंट जो है हमारा, उसके अंदर कितनी प्रोग्रेस आ रही है, क्या उसको जो दवाई दी गई थी उससे उसको असर हो रहा है, कोई और उसको साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, और अगर कोई ऐसी चीज हो रही है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो फिर उसको भी आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना होता है। अदर देन दिस, पेशेंट का एडमिशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी वो भी नर्सेज ही मैनेज करती हैं। उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं। जितनी चीज़ें वार्ड के अंदर आनी है, जितना भी सामान आना है, यानी इन्वेंट्री जो आती है, सबके सब भी वही हैंडल करते हैं। यानी कि एक तरीके से हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी में भी उनका रोल रहता है। अब इसके अलावा ये जॉब प्रोफाइल आपको अप्लाई कहाँ कहाँ पर करनी है, तो मेनली जो नर्सेज रहते हैं वार्ड्स के अंदर रहते हैं आपकी पोस्टिंग, आईसीयू के अंदर पोस्टिंग रह सकती है। इसके अलावा ओटी के अंदर, जहां पर ऑपरेशंस चलते हैं, वहां पर आपको असिस्ट कराना है साथ में। इसके अलावा इमरजेंसी के अंदर मेन रोल रहता है, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर
बहुत ज़्यादा केओस की सिचुएशन रहती है, वहाँ पर सारी चीज़ें डॉक्टर एकदम से जाकर हैंडल नहीं कर सकता है, इसीलिए नर्सेस का वहाँ मेन रोल रहता है। अब इसके अलावा भी ओपीडी में भी पोस्टिंग्स रहती हैं, लेकिन कम होती हैं ओपीडी या फिर प्रोसीजर वाली जगह, जहाँ पे जैसे आपका अल्ट्रासाउंड होता है, ईसीजी का प्रोसीजर होना है, एक्सरे होता है, या फिर इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, तो वहाँ पर भी कई कई जगह पर पोस्टिंग रहती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई जॉब प्रोफाइल में, और इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो कि जब आप ज्वाइन करोगे तो फिर आपको पता चल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि एलिजिबल हैं, यानी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहता है नॉर्सेट के लिए या फिर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। तो सबसे पहले हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की है या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की है, आप डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सपीरियंस एलिजिबल हो नॉर्सेट के लिए। इसके अलावा या फिर आपने जेएनएम कंप्लीट करने के बाद और पोस्ट बेसिक कर ली है तो भी आप एलिजिबल हैं। अदर देन दिस, सबसे बड़ा सवाल रहता है हमारे जीएनएम के बच्चों का कि क्या मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं। तो बेटा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एक 50 बेड के हॉस्पिटल के अंदर जीएनएम पूरी करने के बाद, या फिर आप पोस्ट बेसिक कर लो, दोनों चीजें सिमिलर रहती हैं, तो ही आप नॉर्सेट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एमएससी नर्सिंग किया है वो भी डायरेक्टली एलिजिबल हैं, किसके लिए, नॉर्सेट के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। एमएससी नर्सिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, उससे इसका एलिजिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। अदर देन दिस, आप चाहे कहीं से भी नर्सिंग करते हैं, कहीं से भी कंप्लीट करते हैं, किसी भी स्टेट से, आपके पास आपके स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी से एफिलिएटेड होना चाहिए। यानी एक वर्ड आप बाद में सुनोगे, आरएन हो, आप रजिस्टर्ड नर्स हो, अगर आरएन नंबर आपके पास नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते हैं। अदर देन दिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि मैम एज लिमिट कितनी है, कब तक मैं नर्सिंग ऑफिसर बन सकता हूं। तो मिनिमम एज लिमिट है 18 और मैक्सिमम एज लिमिट रहती है 30 ईयर्स। इसके अलावा कैटेगरी वाइज बेटा एज रिलैक्सेशन रहता है, जैसे ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी को 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसे करके अप्लाई होती है आपकी एलिजिबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि नॉर्सेट होता कब कब है। तो साल के अंदर 2 बार नॉर्सेट कराया जाता है, जिसके अंदर 2 स्टेजेस रहती हैं, एक होती है प्री, सेकंड होता है मेंस। अब साल में 2 बार जब एग्जाम हो रहा है, जैसे सोचो मैंने अप्रैल तुम्हें बताया है, तो अप्रैल के अंदर 2 स्टेजेस रहेंगी हमारी, प्री और मेंस। ऐसे ही सितंबर में जब पेपर होगा तो प्री और मेंस, इस तरीके से 2 बार साल में पेपर होता है। यानी मेन स्टेजेस पर हमको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स और मेंस। ये रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए। अब पेपर जो रहता है बेटा वो सारा रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन टेस्ट रहता है। तो इसीलिए जब प्रैक्टिस करोगे नॉर्सेट के लिए तो ट्राई करो वो भी आप ऑनलाइन ही करते हो। अदर देन दिस, हम आगे समझेंगे कि प्रीलिम्स में किस तरीके की चीजें आती हैं, कौन सा उसका पैटर्न रहता है, फिर मेंस का पैटर्न समझेंगे ताकि आप अच्छे से समझ लो कि आप आगे क्या फाइट करने वाले हो। सबसे पहला है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो है यहाँ मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, यानी इसके अंदर आपको मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करना नेसेसरी है। जैसे 50% मार्क्स जरूरी होते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, यानी आप इतने % मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे, ये मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। अब टोटल प्री का जो एग्जाम रहता है वहां पर 100 मार्क्स का टोटल पेपर होएगा, जिसमें 100 एमसीक्यूज आते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का हो गया। ड्यूरेशन आपको मिलती है टोटल 90 मिनट्स की, एंड नेगेटिव रहता है 1/3। अब इसका क्या मतलब है 0.33 नेगेटिव का, यानी अगर आप एक सवाल को सही कर देते हो तो फिर आपको +1 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक सवाल को गलत कर देते हो तो फिर माइनस हो जाते हैं आपके 0.33। अब पूरा पेपर ऐसे सिंपल नहीं आता है। पूरा पेपर जो आता आपका रहता है प्री का, वो 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है, यानी एक सेक्शन के अंदर 20 एमसीक्यू रहते हैं और उनको पूरा करने के लिए आपको 18 मिनट मिलती हैं। यानी 100 क्वेश्चन जो है वो एक बार में आप पूरे नहीं करोगे। 100 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद एक सेक्शन में आ गए हमारे 20 सवाल। उस 20 सवाल को पूरा करने के लिए हमको टोटल मिलती है 18 मिनट। अब ये तो हमने समझ लिया एग्जाम का पैटर्न। नेक्स्ट बात रहती है कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या रहता है, इसमें कौन सी चीजें हमको पढ़नी है। तो 80% हमारे पास रहेगा, यानी 80 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं नर्सिंग के और 20 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं नॉन नर्सिंग के। नॉन नर्सिंग के अंदर क्या चीजें रहेंगी आपके पास, जैसे आपका जीके हो गया, नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ गए, मैथ्स हो गया, बेसिक रीजनिंग हो गई, लैंग्वेज हो गई एंड करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, नॉन नर्सिंग के अंदर आती हैं। बाकी आपके सब्जेक्ट जो है नर्सिंग के वो सारे आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि मेंस के अंदर कैसा पैटर्न रहता है। तो मेंस के अंदर टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके 160। प्री में कितने थे बेटा, 100 थे। यहाँ पर मार्क्स भी कितने हो गए हमारे पास,
160, लेकिन यहाँ ड्यूरेशन इंक्रीज्ड है, कितने आपको टोटल 180 मिनट्स मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग एग्जैक्टली वही सेम है 1/3। इस पेपर को पूरे को 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया जाता है, यानी एक सेक्शन के अंदर हमारे पास 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको 45 मिनट्स टोटल मिलती हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन रहते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपके पास उसके ऑप्शंस आएंगे, उसको आपको सेलेक्ट करना है। और मेंस के अंदर मेनली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, यानी सिंपल सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रीलिम्स में कैसा होता है, सिंपल सीधे क्वेश्चन आ गए, लेकिन मेंस के अंदर थोड़ा घुमा फिरा के पूछा होगा, थोड़े सिनेरियो डाले होंगे, थोड़ा पेशेंट की हिस्ट्री दी होगी, उसमें से आपको समझना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ पर आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, क्लिनिकल नॉलेज यानी ड्यूटी करी है हॉस्पिटल में या नहीं करी है, ये सारी की सारी चीजें आपकी मेनली मेंस के अंदर जज होती हैं। अब एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं कि नॉर्सेट का सिलेबस के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो 2 पार्ट्स के अंदर यहाँ पर हम सिलेबस को डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा नर्सिंग वाला पार्ट जो मेजर पोर्शन रहता है, और दूसरा रहता है हमारा नॉन नर्सिंग वाला पार्ट जिसको बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, जो कि सिर्फ कॉम्पिटिशन बिल्ड करने के लिए, और अगर आप नॉन नर्सिंग को पढ़ लेते हो तो काफी बच्चों से आगे निकल जाओगे। अब यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं नर्सिंग का सिलेबस। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपका जैसे आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में, यानी 1 और 2 में करके पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर सारे सिस्टम्स की डिजीज एक ही साथ पूछी जाएंगी। देन आता है हमारा पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तुम्हें कॉलेज में बोरिंग लगता होगा, लेकिन भाई यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखना पड़ेगा, मेनली अपडेट्स यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। अदर देन दिस ओबीजी से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये जो पहले 6 सब्जेक्ट्स मैंने तुम्हें बताए हैं, ये मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं नॉर्सेट के लिए। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फार्मा इंपॉर्टेंट है, एनाटमी फिजियो इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं। मेनली जब भी आप एमएससी का एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये हो गए माइनॉरिटी वाले सब्जेक्ट जिससे कम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि फार्मा जो है आपका वो एमएसएन के अंदर ही इंक्लूड होके आपसे पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन नर्सिंग के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी जिससे हमारे बच्चे डरते हैं सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर नॉन नर्सिंग में सबसे पहला है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। कोई ज्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर कि अभी फिलहाल कौन सी चीजें चल रही हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन। अदर देन दिस जनरल इंटेलिजेंस यानी कॉमन सेंस, लॉजिकल रीजनिंग कितनी है आपकी, सिर्फ बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। अदर देन दिस आपसे कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के रहते हैं, इंक्लूडिंग 1 या 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रह सकते हैं। ये रहेगा आपका नॉर्सेट में। बाकी अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये जो सब्जेक्ट का पोर्शन है ये वेरी कर सकता है। फाइनल सिलेक्शन जो रहता है किसी भी स्टूडेंट का नॉर्सेट के अंदर, सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल रहोगे, ये आपका सेकंड स्टेप है। जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बीच में ही आपकी चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी, जिसके अंदर आपको ये फिल करना होता है कि भाई आपको कौन सा एम्स चाहिए, वो आपकी रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा। देन आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, एंड एट लास्ट यू विल ज्वाइन एज अ नर्सिंग ऑफिसर। अब भाई सिलेक्शन तक तो मैं तुम्हें ले आई हूँ, लेकिन अब ये भी पूछोगे कि मैम मैं बन गया नर्सिंग ऑफिसर, लेकिन सैलरी मुझे कितनी मिलेगी, सबसे ज्यादा बच्चों का यही सवाल रहता है। तो ये सवाल साथ में इसी वीडियो में सुलझा देते हैं, सैलरी भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इस साइड मैंने सारी चीजें तुम्हें लिखी हुई हैं, ये है बेटा जी जो चीजें आपको मिलती है, गवर्नमेंट जो भी आपको बेसिक पे के साथ अलाउंसेस देती है। उसके अलावा मैंने इस साइड लिखे हुए हैं आपके ग्रॉस डिडक्शन, यानी कुछ चीजें कट भी होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर मिलती है आपको 44,900। इसके अलावा डीए रहता है अप्रॉक्स 23,000। हाउस रेंट अलाउंस रहता है अप्रॉक्स 14,000। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो एम्स टू एम्स वेरी करता है, जिस जगह पर आपका एम्स सिचुएटेड है उस सिटी के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। इसके अलावा रहता है हमारा टीए अप्रॉक्स 3,000। डीए ऑन टीपीटी अलाउंस रहता है अप्रॉक्स 1,900, एंड नर्सिंग अलाउंसेज आपके रहते हैं 9,000। यानी एम्स के अंदर ग्रोस पे अगर हम देखें तो हो जाती है 97,000। लेकिन यहाँ पर कुछ डिडक्शंस रहते हैं, इनकम टैक्स डिडक्शन है, पेंशन स्कीम का डिडक्शन रहता है।
टोटल अप्रॉक्स अगर 17,000 कट हो भी जाते हैं तो भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट सैलरी आपके हाथ में 80,000 आती। तो अब तुम्हें ये तो समझ आ गया कि नॉर्सेट क्या है, और ये क्रैक करने के बाद तुम नर्सिंग ऑफिसर बनते हो एम्स के अंदर और इंडिया के बड़े सेंटर लेवल के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। इसके अलावा भी नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं। लेकिन आज का हमारा टारगेट था आपको नॉर्सेट के बारे में सिखाना। अब लेकिन यहाँ तक सीखना ही काफी नहीं है, क्योंकि जर्नी यहाँ से सिर्फ शुरू होती है। ये सिर्फ आपकी जर्नी का पहला स्टेप है, आपका ये जानना कि नॉर्सेट होता क्या है, नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है और आपको बनना कैसे है। तो वो बनने के लिए आपको एक सही डायरेक्शन की जरूरत है, जो मैंने शुरू में ही बताया था, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की और एक अच्छी गाइडेंस की, जिसके बिना आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हो। किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप जब नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, मेनली एम्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो पर मंथ 1 लाख और पर एनम कहें तो 12 लाख का सैलरी पैकेज आपका रहता है। और अगर वो आपको चाहिए तो सॉल्यूशन केवल एक ही है, एनप्रेप जैसा प्लेटफॉर्म, जो आपके करियर को सीरियस लेता है और आपकी पूरी जर्नी में जब तक आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते हो आपको सपोर्ट करता है। जो भी स्टडी मटेरियल या फिर जो भी रिसोर्सेज एक नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए चाहिए होते हैं, वो सब के सब आपको एनप्रेप ऐप पर मिल जाते हैं। जिस दिन आप नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हो, वो आपका पहला स्टेप है आपकी उस जर्नी का, जो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने की डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। इसका मतलब है हमको तैयारी भी उसी पहले दिन से शुरू कर देनी है, और उस तैयारी के लिए आपको जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सब के सब आपको एनप्रेप ऐप पर मिल जाएंगी। चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे वो प्रोसीजर की क्लिनिकल वीडियोस हो, चाहे वो 3D वीडियोस हो, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन बैंक हो जो एरर फ्री है और जो आपको ऐसे रेशनल दे दे कि आप उन मिस्टेक्स को दोबारा कभी रिपीट ना करो। और अगर तुम्हारा टारगेट क्लियर है कि तुम्हें नॉर्सेट क्रैक करना है और नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो फिर एनप्रेप ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। तो वो तुम्हारा सक्सेस की तरफ पहला स्टेप होगा। सो अपना एम डिसाइड करो, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो, एंड फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट।